नमस्कार। ईरान पर चारों ओर से बम गिर रहा है। इजराइल, अमेरिका और अब क्या कहें नाटो भी इस युद्ध में धीरे धीरे शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि नाटो के बहुत सारे देश समर्थन नहीं दे रहे, लेकिन प्रश्न उठता है कि नाटो के कुछ देश समर्थन न दे और युद्ध में शामिल न हो, इसका मतलब यह नहीं कि युद्ध कमजोर है। जिस ढंग से अमेरिका और इजराइल पीछे पड़े हैं, कुछ भी हो सकता है और होना तो वही है। लेकिन पुतिन कहाँ है, रूस कहाँ है, आज ईरान पूछ रहा है। खमीनी मरने के बाद भी शायद उनकी आत्मा पूछ रही होगी कि आखिर रूस तुम हो कहाँ। वही युद्ध जिसमें तुम 3 साल पहले भिड़े थे 24 फरवरी 2022। शायद चीन के बाद सबसे ज़्यादा मदद करने वाला यदि कोई देश था हथियारों से कम तो वह ईरान था। ईरान ने पुतिन को यानी रूस को उस समय ड्रोन दिया जिस समय उनके पास युद्ध में बुरी तरह वो फंस चुके थे। उनके पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि मिसाइल बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था रसिया को। थोड़ा सा रसिया को माना जाता है रूस का कि वह ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे था जब युद्ध शुरू हुआ था। रूस को बहुत देर के बाद पता चला कि उसका जो जकीरा है मिसाइल का, वह करोड़ों और अरबों रुपए का लॉस करा सकता है। और उसके बिहाफ में यदि हम ड्रोन का यूज करें तो उतना ही काम करेगा और बहुत ज़्यादा विध्वंसक भी होगा। और ईरान ने अपने ड्रोन्स को, किमकाज़ी ड्रोन्स को वहाँ भेज दिया। जी हाँ, बेहतरीन ढंग से रूस ने उसका इस्तेमाल किया। लेकिन प्रश्न उठता है कि आज रूस कहाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुतिन समझ नहीं पाए बात को, या दूसरी बात में कहूँ घुमा फिरा कर, कहीं ऐसा तो नहीं कि यूक्रेनियन जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, वह भी नहीं समझ पाए कि अमेरिका का हाथ में वह एक मोहरा बन के रह गया। जी हाँ, बहुत सारे विश्लेषक इस बात को कह रहे हैं आज कि यूक्रेन का युद्ध में पुतिन और जेलेंस्की तो सिर्फ एक मोहरा थे। मेन निशाना मध्य पूर्व था, यानी मिडिल ईस्ट था, जहां पर अमेरिका अपने पूरे कंट्रोल को इस्टेब्लिश करना चाहता था, क्योंकि वह एनर्जी का पावर हाउस है और वहाँ उसका सबसे बड़ा दोस्त इजराइल भी। इजराइल को बचाना, इजराइल के लिए एक बड़ी भूमि को जीतना और उसे सुपुत्र करना, बड़े लार्ज इजराइल का निर्माण करना, वह तो मकसद है ही इजराइल का, साथ साथ अमेरिका का। इसको पूरा करना मकसद था। और दूसरा, आपको मालूम होना चाहिए और आप जानते भी हैं कि मिडिल ईस्ट पावर हाउस है एनर्जी का, जो उस पर कंट्रोल करेगा वो विश्व को रेगुलेट कर सकता है। समझ नहीं पाए, न पुतिन समझ पाए, न जेलेंस्की समझ पाए। नाटो तो सिर्फ एक बहाना था। सच्चाई ये था कि रसिया को एक लंबे युद्ध में इंगेज करना था, ताकि वह प्लानिंग को अपना एक्सिक्यूट कर पाए मिडिल ईस्ट में। आप कहेंगे सर ऐसी बातें हो नहीं सकती, ऐसा क्या है? क्योंकि देखो, इस बात को जरा समझिए। आज वेनेजुएला में मार्दो को उठाया जाना, रूस के परमप्रिय मित्र वेनेजुएला शुरू से रहा, वह खत्म हो गया। सीरिया में बशर अल असद की सरकार, जिसको रूस सपोर्ट करता था, बाकायदा सीरिया में रूस के मिलिट्री कैंप थे। इसके बावजूद भी सत्ता परिवर्तन हो गया। अमेरिका ने जो चाहा, इजराइल ने जो चाहा वो किया। और अब ईरान की बारी। तीनों दोस्त रूस के, कुछ नहीं कर पाया रूस। कारण, रूस खुद ही इंगेज था। किसमें? यूक्रेन युद्ध में इंगेज है। 3 साल हो गए, 24 फरवरी को 3 साल पूरे हो चुके हैं। इतना ज्यादा नुकसान सह चुका है रूस कि अब रूस चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा। सोचिए कि जो देश उसको सैनिक मदद दे रहा है, उसको भी वो मदद नहीं कर पाया। जबकि आपको पता है 1971 में जब बांग्लादेश बन रहा था, जब बांग्लादेश लड़ रहा था अपनी आज़ादी के लिए, इसमें भारत सामने खड़ा था, अमेरिका का पूरा एक जंगी जहाज का बेड़ा पाकिस्तान की सपोर्ट पर आ गया और हमने 20 वर्षीय संधि रूस से की और रूस हमारे लिए खड़ा हो गया। अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। जबकि हमने कभी भी रूस को उस दौर में ऐसा कोई मदद नहीं किया था, फिर भी रूस अमेरिका के विरोध में और हमारी सपोर्ट में खड़ा हो गया। रूस मजबूत था उन दिनों। 1971 में रूस इतना कमजोर नहीं था। और यह बात जानता था अमेरिका कि यदि वो अपने प्लानिंग को मिडिल ईस्ट में एक्सिक्यूट करेगा, लागू करेगा, तो उसके लिए रूस का कमजोर होना बहुत जरूरी है। और रूस 3 महीना, 4 महीना और 5 महीना में कमजोर नहीं हो सकता। एक लंबा युद्ध में रूस को फंसाओ ताकि वह अपने प्लानिंग को एक्सिक्यूट कर सके। न यूरोप समझा, न जेलेंस्की समझी, और फंसा
कोई और नहीं, पूरा का पूरा मध्य यूरोप, मध्य पूर्व, जो आज की तारीख में लग रहा है मानो प्लेइंग ग्राउंड हो चुका है पूरा का पूरा इजराइल और अमेरिका के लिए। देखिए क्या क्या बातें, आप कहेंगे सर ये संभव नहीं लगता है। देखो मैं बताता हूँ आपको, रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, 32वें शायद हैं, आप देख लीजिएगा, उन्होंने कहा था कि नथिंग हैपन्स बाय एक्सीडेंट, कोई चीज़ अचानक नहीं होता है, इसके लिए यदि कोई चीज़ हो रहा है तो जान लो इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग है, बहुत लंबी प्लानिंग है। बाकायदा पुतिन ने भी कई बार इस बात को कहा है और पुतिन खुद नहीं समझ पाए कि उन्होंने आरोप लगाया था अमेरिका पर कि अमेरिका दशकों, मतलब कि कई दशक पूर्व ही कोई प्लानिंग कर लेता है और सरकारें बदल जाती है लेकिन वह उसी प्लानिंग पर चलता है और अंततः वह उसको करके रहता है। जी हाँ, तो आज पुतिन शायद अपने जो उनका व्यक्तित्व है रूस का और खासकर पुतिन का, वो अपने सबसे निचले पायदान में है, जहां पर वह अपने दोस्तों को मदद नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपसे कहा, सबसे बड़ा नंबर जो आया, सबसे पहला नंबर आया सीरिया में। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर बशर अल असद की सरकार, और इस सरकार को सपोर्ट करता हुआ रूस, और इसने मदद की थी यूक्रेन युद्ध में। बाकायदा इसके सैनिक यहां से, इनके लोगों के सैनिक यूक्रेन युद्ध में शामिल हुए रसिया के लिए, और यहां पर जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर इसको समाप्त किया यहां की सरकार को, यह चुप रहा पहला, फिर मार्दो ब्राजील, सॉरी वेनेजुएला में, और अब यह ईरान। अमेरिका बहुत प्लानिंग से चलता है। जी हाँ, अमेरिका को पता था कि यदि रसिया का युद्ध समाप्त हो जाता है, यानी जेलेंस्की को जो तुम डांट रहे थे वहां पर व्हाइट हाउस में बुला करके युद्ध समाप्त कर दो, सर ये सब दिखावा था। अमेरिका चाहता ही नहीं था कि युद्ध समाप्त हो जाए, क्योंकि अमेरिका यदि कह देगा कि युद्ध समाप्त करो, मुझे नहीं लगता उसकी औकात थी कि वह युद्ध समाप्त नहीं करता। सारे हथियार अमेरिका के, पैसा अमेरिका का, और अमेरिका ही डांट रहा था कि तुम युद्ध समाप्त कर दो। अजीब सी बात है। पुतिन नहीं जानते थे, पुतिन भी जानते थे, मजबूर थे वो, क्योंकि वो फंस चुके थे। तो सच्चाई यह है कि अमेरिका चाहता था कि रूस एक लंबे वॉर में फंसे, ताकि वह इस पूरे क्षेत्र में एक तरह से अपना दबदबा कायम करे, और इसके लिए बहुत दिनों से प्लानिंग चल रही है। सबसे पहली बात, जितने भी सुन्नी जो बाहुल कंट्रीज हैं उसको पहले अपने पक्ष में करो, ईरान का भय दिखा करके, सीरिया का शासक का भय दिखा करके, क्योंकि ये सब शिया हैं, पहले इनमें जहर डालो कि तुमको इनसे डर है, और पहले इन सब देशों में बेस कैंप इस्टेब्लिश करो। और ईरान में मैंने कह दिया, बहरीन हो चाहे कुवैत हो चाहे हर जगह, शुरू से ईरान जो एक शिया कंट्री था उसका भय दिखा करके इन सबको पहले ईरान से अलग किया गया, और ताकि एक बनाया जा सके। और इसके लिए देखिए, आपको पता होना चाहिए, युद्ध में यदि आपके हथियार नजदीक हो ना सर, तो आप जल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका भय दिखा करके इसने कई जगह पर अमेरिका ने पहले से बेस कैंप बना रखा था, और उसका इस्तेमाल इन्होंने करना शुरू किया। पहले इनको भय दिखाया, दोस्त बनाया, बेस कैंप बनाया, लेकिन फिर भी सब कुछ होते हुए ईरान कंट्रोल में नहीं आ रहा था। सीरिया एक बार में कंट्रोल में आ भी सकता था। ईरान उतनी छोटी पावर नहीं थी, और न है आज भी। और इसको पता है कि यदि यहां पर ईरान को कंट्रोल करना है और यहां पर रिजिम चेंज करना है, तो कहीं ना कहीं हमें रसिया को दूर रखना पड़ेगा इस पूरे युद्ध में। और आज केवल रसिया कंडेम भी कर पा रहा है और कुछ नहीं। प्लानिंग बहुत पुरानी है। पहले इसको इन सब मुस्लिम कंट्रीज से अलग करो, और फिर पुतिन को या रूस को इससे दूर रखो, खुद ब खुद सक्सेस मिल जाएगा। आप कहेंगे चीन भी तो इसका बहुत बड़ा दोस्त है। सर, चीन ने आज तक कभी लाइफ में कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा है। चीन ये बात जानता है कि अमेरिका चाहता है कि चीन किसी न किसी युद्ध में पड़ जाए, इसलिए चीन इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि चीन को पता है कि अमेरिका भी इसी ताल में है कि मैं किसी युद्ध में इन्वॉल्व हो जाऊं, मेरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए और हम खत्म हो जाए। इसलिए चीन कहीं ना कहीं वो बनिया वाला इमेज लेकर के बैठा हुआ है आज भी। यदि कोई सही तरीके से मदद कर सकता इसको, तो वह रसिया, क्योंकि रसिया किसी से डरता नहीं। लेकिन एक मजबूर कंट्री को इस स्तर पर पहुंच सकता है कि वह अपने आप को तो बचा ले, दूसरे को बचाने में शायद सक्षम न रहे। आप समझ सकते हैं इस बात को, प्लानिंग कितनी बड़ी है। आप कहेंगे कि सर, आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि सर ऐसा नहीं है, मध्य पूर्व में तो सीनियर जॉर्ज बुश के समय से इराक वाला काम होता आ रहा था, फिर अभी कुछ दिन पहले अफगानिस्तान भी है बगल में ही, वहाँ पर भी काम हुआ इतना दिन तक, वहाँ पर कहाँ
क्यों नहीं इन्वॉल्व हो गया रसिया? रसिया वहां पर इन्वॉल्व हो सकता था सर। वहां पर आप समझिए आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध हो रहा था, मानवाधिकार के नाम पर युद्ध हो रहा था। कैसे रसिया ये बात कह देगा कि तुम पर आतंकवादी घटनाएं हुई है और जिसने तुमको मारा है हम उसके सपोर्ट में आ जाए? नहीं, उम्मीद पॉसिबल नहीं था। इराक में सद्दाम हुसैन का जो इमेज था वो भी कुछ इसी ढंग का था, लेकिन जिस ढंग से खमीनी को मारा गया, सत्ता प्रमुख थे, कोई आतंकवादी थे नहीं, लेकिन इसके बाद भी यदि ईरान यहाँ तक पुतिन नहीं पहुंच रहा है तो ये प्लानिंग का हिस्सा है अमेरिका का, इसको अमेरिका एक्सिक्यूट कर रहा है। वैसे इस बात को भी आप जान लीजिए कि खमीनी जो है वो उनका जो बेसिक मूल है वो भारतीय है, आपको पता होना चाहिए। उनके पूर्वज, उनके जो परदादा थे वो बाराबंकी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। वो यहाँ से फिर भारत वहाँ गए और आपको पता होगा कि बंकर, जो इस बंकर के नहीं, पहले तो उन्होंने एक ऐसा बंकर बनाया, कम से कम 300 फीट से नीचे बंकर बनाया और इजराइल और अमेरिका ने बंकर ब्लस्टर बम से उसको पेनिट्रेट किया और करीब करीब 30 मिसाइल मारी गई और पूरे परिवार को समाप्त कर दिया गया। जी हाँ, इस ढंग से हुई उनकी मौत। लेकिन कहाँ है पुतिन? सच्चाई ये है, रसिया आज उस इमेज को पूरी ढंग से खो दिया है। बहुत नीचे पायदान पर रसिया नज़र आ रहा है और उसका कारण सिर्फ है अमेरिका की रणनीति, जिसने उसे फंसा दिया यूक्रेन युद्ध में। नहीं तो आज ये स्थिति नहीं होती। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, रूस तो वो देश है जो एक बार पर भारत के कहने पर, जिसने कभी उतना हेल्प उसका नहीं किया, ना उसके कोल्ड वॉर में उसके ग्रुप में था, पूरा जंगी जहाज का बेड़ा लेकर के आ गया था और अमेरिका को वापस लौटना पड़ा था। आप सोच सकते हैं क्या स्थिति है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।